सुदीक्षा की मौत का सबसे बड़ा सबूत न्यूज 18 के हाथ लगा है। घटनास्थल के पास बुलेट सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। परिवार वालों ने बुलेट सवार युवकों का जिक्र किया था। परिजनों के मुताबिक बुलेट सवार युवक सुदीक्षा से छेड़खानी कर रहे थे और इसी के चलते ये हादसा हुआ। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हम। आप बुलेट में सवार दो युवकों को इस फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं और इन्हीं युवकों का जिक्र परिवार वालों ने अपने बयान में भी किया था। एक और तस्वीर सुदीक्षा की, होनहार बिटिया की, जिसकी आज इस हादसे में जान चली गई। और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसमें आप लाल कपड़े पहने इन दो युवकों को देख सकते हैं, जो यहां बाइक पर सवार होकर गुजर रहे हैं और वहां लगे रास्ते में लगे एक कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं। तो सीसीटीवी फुटेज ये निकलकर सामने आई है। घटनास्थल के पास बुलेट सवार दो युवक दिखाई दिए हैं। डीजीपी हितेश अवस्थी ने बुलंदशहर मामले पर कहा कि फिलहाल ये सड़क हादसा लग रहा है, लेकिन शुरुआती जांच में बातें सामने आई है कि बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था। ये जा रहे थे, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक थी रोड पर और इनके सामने एक मोटरसाइकिल जा रही थी, जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और टकरा करके गिरने पे रोड से हिट होने पे लड़की के चोट आई और बाद में उसको अस्पताल ले गए। वहाँ पे उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे, और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है, जो रिग्रेटेबल है। अभी तक की जो हमको जानकारी है उसमें एक्सीडेंट निश्चित रूप से है, और बाकी अगर कोई चीज़ है तो तमाम सारी और एविडेंसेस वहाँ पे लोगों से जांच के दौरान पूछी जाएंगी और जो भी आएगा प्रकाश में उस हिसाब से आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। सुदीक्षा के पिता ने भी माना कि हादसे के दौरान सुदीक्षा का चचेरा भाई ही बाइक चला रहा था, लेकिन जिन लड़कों ने छेड़खानी की उनको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। ड्राइव कर रहा था, मेरा भतीजा छेड़खानी तो नहीं कर रहा था, मेरा भतीजा किसी की बाइक को परेशान तो नहीं कर रहा था, मेरा भतीजा ही कर रहा था ड्राइव। तो कम से कम मेरा उनको जो मुलजिम है उन तक तो पहुंच रहे। मेरा भतीजा मौके पे है ना, हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो मेरा भतीजा मौके पे है। मेरे भतीजे के ऊपर केस कर दो, मेरे भतीजे के ऊपर केस करा दो। तो मेरे भतीजे ने लड़की ले जाकर वहाँ मार दी। जो स्टैंड कर रहे थे, जो बाइक में टक्कर मार रहे थे, उनके ऊपर कुछ मत करो। वहीं सुदीक्षा की मौत के बाद उनके पिता पूरी तरह से टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि सुदीक्षा ही उनका सपना थी, जो उसकी मौत के बाद टूट गया। मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे, इनका तो वही था, जो भी कुछ है वही पढ़ा रही थी, वही लिखा रही थी उन्हें। मैं तो बेकार हूँ, मेरे हाथ वाथ टूटे हुए हैं सब। मेरा वही सहारा था, वही उजड़ गया, वही सपना था, वो टूट गया। तो पिता इस वक्त गमगीन हैं और पिता का कहना है कि सपना सुदीक्षा के साथ चला गया। सुदीक्षा थी कौन? ग्रेटर नोएडा के दादरी की रहने वाली थी सुदीक्षा। बुलंदशहर में ननिहाल जाते वक्त सड़क हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। 2018 में इंटरमीडिएट की परीक्षा सुदीक्षा ने पास की थी और इंटरमीडिएट परीक्षा में बुलंदशहर जिले में सुदीक्षा ने टॉप किया था। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बुलंदशहर मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हुड़दंगियों ने, बुलेट सवारों ने जिस तरीके से उसका पीछा किया और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के इकबाल के खात्मे का संदेश है। उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस अपराधियों से और भाजपाइयों से पिट रही है। कानून व्यवस्था लागू करने में पूरी तरह से असक्षम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस वक्त स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है और लोग, अधिकांश लोग स्वस्थ होकर के, जो लोग भी समय से अपनी जांच करा लेते हैं, आपने अभी सुना, मैंने आपसे निवेदन किया कि 80,000 से ज़्यादा लोग जो संक्रमित हुए थे वो स्वस्थ होकर के अपना कामकाज कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे कार्यालय में भी संक्रमित हुए थे, वो संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर आ गए और कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ रोज कार्य कर रहे हैं।
तो इसमें किसी प्रकार की भी न तो हीन भावना की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की लज्जा की आवश्यकता है, और न अगर किसी को संक्रमण हो तो उसके प्रति मन में दुर्भावना लाने की आवश्यकता है। यह संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी का भेदभाव नहीं करती। इसलिए जैसे ही आपको लक्षण लगे, आपको लगे या आपको लगे कि आपके परिवार में किसी को कोई लक्षण आ रहा है या आपके कोई परिचित व्यक्ति लोग जो हैं उनमें किसी में लक्षण आ रहा है, तत्काल उन्हें अपनी जांच कराने के लिए प्रेरित करें, जांच कराने में उनकी सहायता करें। जांच की व्यवस्था और इस संक्रमण से इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। तो जांच करवाइए और अपनी चिकित्सा कराएं। आपकी चिकित्सा, जितनी जल्दी आप चिकित्सा करवाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जाएंगे और अपने कामकाज में लग जाएंगे। अगर आप इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, वैसे में फिर देर करने से जटिलताएं आती हैं, और जटिलताएं आने से बाद में फिर उसमें कई बार कठिनाई का अनुभव भी होता है। तो इसलिए अपनी जांच तुरंत कराइए और इलाज कराइए, और ध्यान रखिए कि अभी इसकी कोई दवा नहीं है, एक कोई कारगर दवा नहीं है, न ही कोई वैक्सीन है। तो बचाव के तरीके आप अच्छी तरह जानते हैं, बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, कम से कम 30-40 सेकंड तक धोइए, जिससे कि आपके हाथ पर कोई भी वायरस टिकने न पाए। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, उसको ढक कर रखिए मुंह और नाक को। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। बहुत ही कम संभावना रहती है कि जो लोग सावधानियों का पालन करते हैं, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखते हैं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखते हैं और 2 गज की दूरी लोगों से मेंटेन करते हैं, उनको संक्रमण हो इसकी संभावना न्यूनतम होती है। तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे, स्वयं भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। तो सावधानियों का पालन करिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को बचाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, घबराइए नहीं। सरकार आपके लिए जांच और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क किए हुए है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड केयर की बैठक सुबह 10 बजे ली। संक्रमण को चेन को तोड़ने के लिए निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित जो कोविड चिकित्सालय हैं उनको और मजबूत और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के कोविड चिकित्सालय यानी SGPGI, KGMU, जो RML है, बाकी लोक बंधु है, इन सब का रिव्यू करने के लिए ACS मेडिकल एजुकेशन और ACS हेल्थ और मुझे भी ये निर्देश दिया था। आज हम लोग ने KGMU में जाकर एक जो नया चिकित्सालय उनका बन रहा है उसका रिव्यू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अगले इसी माह में जो 319 बेड का नया चिकित्सालय जो है KGMU में तैयार हो जाए। नए VC साहब ने पूरा सहयोग दिया है, वहाँ के रजिस्ट्रार और सभी सीनियर डॉक्टर्स ने मिलकर हम लोग ACS मेडिकल एजुकेशन के साथ, DM के साथ आज फिर पुनः रात को रिव्यू करेंगे, जिससे कि KGMU में एक नया जो है कोविड फैसिलिटी को हम लोग चालू कर सकें। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि विद इन डेज इसको शुरू कर दिया जाए। इस पूरी वैश्विक बीमारी के लिए दवा और वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन इसकी बचाव ही इससे सुरक्षा है। तो इसके दृष्टिगत एक कारगर रणनीति के तहत प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जागरूकता पर बल प्रतिदिन दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि टीवी, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से निरंतर जागरूकता की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगहों पर यह जरूर आवश्यक है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग आपस में भी जब भी जहाँ भी मिले चर्चा करें तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस पर बल दें। जो भी अपने लोग हैं कहीं सोशल मीडिया पे जुड़े हैं उस पर भी प्रभावी जो है लोग अपना साथ देकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे अब प्रभावी रूप से प्रदेश में चल रहा है। लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, वेस्टर्न यूपी में सभी जगह डोर टू डोर सर्वे बहुत तेज़ी से हो रहा है और हर बार जो है एक साइक्लिक पीरियड में ये सर्वे हो रहा है, यानी एक बार ख़त्म होता है तो फिर नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो इसको जो है और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रॉपरली फीडबैक के लिए लगाकर उस पर जो है निर्देशों को जारी करने के लिए पूरी मजबूती से काम किया जा रहा है
और उसको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से सभी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को जोड़कर उसको जो है फीडबैक से प्राप्त करके और कहीं कोई उसमें गैप्स हैं तो उसको दूर किया जा रहा है। मास्क की अनिवार्यता पर और तेजी से काम किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी में L2, L3 अस्पताल में बेड्स को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। आज मैंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी वित्त मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना साहब से बात की। वो खुद वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे पर हैं और वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में निकलकर एक एक चीज देख रहे हैं। आज मुख्य सचिव साहब को जो है कानपुर जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, तो मुख्य सचिव साहब स्वयं कानपुर जाकर उसको देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चिकित्सा और पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाया जाए। पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से जो है संक्रमण से बचने के लिए ग्लव्स, मास्क और जहां आवश्यकता हो PPE किट की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की ऑनलाइन OPD सेवा संजीवनी के माध्यम से भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसका अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। बाढ़ग्रस्त और जलमग्न इलाकों में राशन किट का वितरण करना, गौआश्रय स्थलों में सभी व्यवस्था करना, किसानों को यूरिया और खाद की व्यवस्था करना और स्वच्छता अभियान सैटरडे संडे मजबूती से चलाने, ये भी निर्देश सभी को दिए गए हैं। आपके संज्ञान में डाल दें कि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष से 230 करोड़ प्राप्त हुआ है और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से 198.84 करोड़ प्राप्त हुआ है। यानी कोविड केयर फंड में 429.50 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है और इसमें से 361.92 करोड़ जो है बांट दी गई है। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार 1,81,249 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 3,61,000 लोगों को बुक किया गया है। 67,190 वाहन सीज किए गए हैं। 61 करोड़ 25 लाख रुपया जमा किया गया है। इसके अलावा 3,48,000 आवश्यक वस्तुओं हेतु वाहन आवंटित किए गए हैं। 786 FIR कालाबाजारी और जमाखोरी की दर्ज की गई है। फेक न्यूज के 2188 मामले लिए गए हैं। 15 मामले 11 अगस्त को 4 ट्विटर, 10 फेसबुक और 1 यूट्यूब के टेकअप किए गए हैं। 10,684 हॉटस्पॉट्स में 1,099 थानों में 14,21,000 मकानों में 85 लाख लोग चिन्हित करके उनमें 43,443 कोरोना पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है। आगे आने वाले समय में जो है हर हालत में जो भी जहां भी है प्रदेश में अगर कहीं भी किसी तरह की हेल्प उसको आवश्यकता है तो राहत का जो नंबर है 1070 उस पर वो फ़ोन करके अपनी बात बता सकता है। रोडवेज का भी संचालन जो है कल काफ़ी तेज़ी से कार्य हुआ है और रोडवेज के संचालन में लगभग 9 लाख के आसपास जो है लोग कल चले हैं और 6,700 बसों भी जो है संचालित की गई। धन्यवाद। अब बाढ़ के संदर्भ में जो है श्री संजय गोयल जी जो है अपना ब्रीफ आपको देंगे। इधर तो कोरोना पर यूपी सरकार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें अवनीश अवस्थी जानकारी देते हुए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं अधिकारी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस वाले किस तरह से कोविड-19 से खुद को बचा सकते हैं उसके लिए निर्देशित किया गया है। वहीं कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ में दुनिया के देश लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले कामयाबी रूस ने पाई है। ऐसा दावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। इस कामयाबी के बाद व्लादिमीर पुतिन की बेटी को पहली खुराक दी गई और उनकी बेटी बेहतर महसूस कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि टेस्ट के दौरान वैक्सीन ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। उन्होंने दावा किया कि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस से लंबे समय तक सुरक्षा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के सभी जरूरी टेस्ट हुए हैं। रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले मेडिकल कर्मचारियों और अध्यापकों को दिया जाएगा, साथ ही उन लोगों को भी दी जाएगी जिनके कोरोना संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहेगा। तो अलग अलग देश लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में, लेकिन रूस का दावा है कि उसने कामयाबी हासिल कर ली है।
सभी टेस्ट किए गए इस वैक्सीन के और टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद ही ये क्लेम किया गया है, दावा किया गया है रूस के राष्ट्रपति की ओर से कि रूस ने इस वैक्सीन को बना लिया है जो कोविड-19 के खतरे से निपटने में कारगर है और इसीलिए इसकी पहली खुराक खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी गई और वैक्सीन लगने के बाद उनकी स्थिति अब बेहतर बनी हुई है। ये दावा रूस की ओर से किया गया है और रूस की सरकार ने दावा किया है कि पहले ये टीचर्स को दी जाएगी, मेडिकल प्रोफेशनल्स को दी जाएगी और उसके बाद उन लोगों को जिन्हें जरूरत होगी। बात बागपत की, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा को डीजीपी ने सस्पेंड कर दिया है। न्यूज 18 ने दिखाई थी इंस्पेक्टर की लापरवाही की खबर। तो बागपत में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया था कि बीजेपी नेता के हत्या के मामले में इंस्पेक्टर ने किस तरह की लापरवाही की और अब इस खबर को दिखाए जाने के बाद खबर ने असर किया है। डीजीपी ने इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा को सस्पेंड कर दिया है। आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने मौके का दौरा किया और न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि शुरुआती जांच में यह वारदात रंजिश का मामला लग रही है और जल्द ही पुलिस पूरे घटना का खुलासा करेगी। बागपत में बीजेपी नेता के हत्या के बाद आईजी मेरठ जो है जांच करने के लिए पहुंचे हैं, दौरे पर पहुंचे हैं। आईजी मेरठ से बात करते हैं। आईजी साहब, इस पूरे मामले में क्या लीड मिली है पुलिस को? देखिए, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सुबह टहलने निकले थे और ये घटना हुई है, दुखद घटना। इसमें जो शुरुआती तफ्तीश अब तक की गई है तो एक रंजिश का प्रकरण समझ में आ रहा है। ऐसे लोग जो कि रंजिशन इनके बच्चे के खिलाफ या इनके खिलाफ, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा या उनके माध्यम से किसी के द्वारा भी घटना कराई गई है तो घटना का जल्दी से जल्दी अनावरण किया जाएगा। इससे 5 टीम्स लगा दी गई हैं। जो शुरुआती क्लूज कुछ इंपॉर्टेंट मिले हैं जिनका अभी मैं डिस्क्लोज करना उचित नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन हम बहुत जल्दी उन बेसिस पर घटना का अनावरण करेंगे। क्या रंजिश थी वो? रंजिश किससे थी? ये कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसके बारे में अभी तुरंत बता देना घटना के अनावरण करने से मैंने इतना बताया कि कोई इसमें रंजिश का प्रकरण समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया, जिस बेसिस पर अभी हम लोग इसको घटना का अनावरण जल्दी करेंगे और बहुत जल्दी और डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू। ये आईजी मेरठ थे जो बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के बाद पहुंचे हैं। इन्होंने जांच की है। घटनास्थल पर पहुंचकर आईजी का कहना है कि पूरे मामले में प्रथम दृष्टया रंजिश सामने आ रही है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज 18 बागपत। सीएम योगी ने बागपत के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या पर शोक जताया, साथ ही पुलिस से 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकरण में जवाबदेही भी तय करने को कहा है। तो मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या पर शोक जताया और साथ ही पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए और जवाबदेही तय करने को भी कहा है। हरदोई में बजरंग दल के जिला संयोजक और उसके दर्जनों साथियों ने गुंडाई की है। युवक के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। परिवार वालों के साथ मारपीट कर महिला से अश्लील हरकतें की हैं। 15 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मल्लावा कोतवाली इलाके का ये मामला है। हरदोई में 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई है। दोनों ही हाथ में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। इस बीच छोटे बच्चे को भी एक भाई दौड़ा रहा है। घटना बेहटा गोकुल के मियापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। लखीमपुर खीरी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों में लाठी डंडे चले जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। पूरा मामला नीमगांव थाने के अतौली गांव का है। तस्वीर में पुलिस भी दिख रही है। साफ है कि पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। फिलहाल विवाद की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर में अवैध वसूली नहीं देने पर दारोगा की गुंडाई देखने को मिली है। मैगी की दुकानों पर दारोगा ने तोड़फोड़ की और सामान फेंका। एक युवक और युवती की दारोगा राम भुवन ने पिटाई कर दी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज का ये मामला है। जौनपुर के जाफराबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब तस्कर ललन चौहान की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति सीज की कार्रवाई शुरू की। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। बाकायदा पुलिस ने मुनादी कर शराब तस्कर की संपत्ति को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है।
कोई भी व्यक्ति उक्त संपत्ति को निस्तारण तक न तो किसी के द्वारा परिवर्तित किया जाएगा और न ही किसी को बेचा जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसे क्रय करने का प्रयास न करे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।